मान्यवर नेतागण और देश के कोने कोने से आए हुए सभी प्रतिनिधि भाई और बहनों, मुझे चिंता थी कि भोजन के पश्चात और विजय भाई ने सब तरह के लजीले व्यंजन रखे थे, तो इसलिए ऐसे शानदार भोजन के बाद और आर्थिक विषय पर कोई प्रस्ताव रखे तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या स्थिति होगी। लेकिन हमारे पहले कवियों ने जो प्राण भरा है, इस महफिल को जिंदा किया है, और इसलिए मुझे अब कोई दिक्कत नहीं लगती। यह प्रस्ताव आपको मिल रहा है, बहुत लोगों को मिला, यहां मिलना बाकी है, मिलेगा सबको। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। उसके जो मुख्य बिंदु है उतना ही केवल मैं संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि आपको ज्यादा समय मिले। इस कांग्रेस सरकार के दो पाप है, महंगाई और भ्रष्टाचार। या यूं कह सकते हो कि महंगाई एवं भ्रष्टाचार यही है कांग्रेस सरकार। अर्थव्यवस्था की स्थिति तो ऐसी खराब हुई है कि 1991 की याद आएगी और उससे भी अधिक स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। और यह तब हुआ है जबकि देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री करके जाने जाते हैं, लेकिन 9 साल में जिस तरह से उन्होंने आर्थिक व्यवस्थापन किया है, अर्थशास्त्र का और अर्थव्यवस्था का संचालन जिस तरह से किया है, एक साफ है कि मनमोहन सिंह जी फेल है। अर्थव्यवस्था के संचालन में प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह फेल है, और इसी को लेकर प्रस्ताव आगे बढ़ता है। यह महंगाई और भ्रष्टाचार या आर्थिक जो स्थिति बिगड़ी है, यह इसलिए नहीं बिगड़ी है कि कोई आसमानी संकट आया है, लेकिन यह सुल्तानी संकट है, सरकार के नीतियों के कारण हुआ है। और कांग्रेस ने इस स्थिति में देश को लाकर खड़ा किया। 2-3 आंकड़े आपको आज जाते समय ध्यान में रख के जाओ, लोगों को बताने के लिए। 1998 में जब अटल जी ने प्रधानमंत्री जी की शपथ ली और 6 साल अपना कार्यकाल किया, तब 98 में देश की ग्रोथ रेट 4% थी, 4% इन 1998 जीडीपी ग्रोथ। 2004 में जब हमने सत्ता छोड़ी, तो अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व से और हमारे एनडीए सरकार की कुशल अर्थनीति से वो 4% का ग्रोथ बढ़कर 8.25% हो गया था, डबल हो गया था। तो हमने विरासत में यूपीए को 8.25% का ग्रोथ दिया था। We took our economy from 4% to 8.25% since 1998 to 2004. लेकिन यूपीए ने क्या किया? यूपीए ने 8.25% से शुरू करके अब कल आंकड़ा पड़ा होगा 4.5% तक लाया है। जब नेक्स्ट ईयर हमारे हाथ में देंगे तो शायद 4% होगा। जो हमने 4 से 8 किया था, इन्होंने 8 से 4 करके दिखाया, देश को 15 साल पीछे ले गए। ये कांग्रेस की जो उपलब्धि कहो या जो देश पर अत्याचार हुआ है वो है। दूसरा एक आंकड़ा ध्यान में रखो, अटल जी के समय इन्फ्लेशन 5% से कभी नहीं बढ़ा और ग्रोथ 8.25% तक हो गई थी और 10% की दिशा में जा रही थी। द बेस्ट इकोनॉमिक्स वुड बी ऑलवेज 5% इन्फ्लेशन एंड 10% ग्रोथ। लेकिन इस सरकार ने क्या किया 9 साल में? 10% इन्फ्लेशन एंड 5% ग्रोथ। उल्टा कर दिया, महंगाई ज्यादा बढ़ गई, विकास कम हो गया, लोगों के जीवन पर विपरीत परिणाम हुआ। यह आज लोगों का दुख है। और इसलिए ये जो आज स्थिति है, मैं बहुत ज्यादा आंकड़े भी नहीं बताऊंगा, केवल मुद्दा एक एक बताता हूं। इस कांग्रेस के राज में औद्योगिक उत्पादन सभी प्रकार के घट गए। माइनिंग हो, गैस हो, पावर हो,
मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टील हो, औद्योगिक उत्पादन घटा, वित्तीय घाटा बढ़ा, वाणिज्यिक घाटा बढ़ा, बाहरी कार्य 20 लाख करोड़ हुए। समझ लेने की बात है, आज अपने देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का है, यानी $360 billion is the our external borrowings. They have exceeded the foreign exchange reserves. So forex 15 लाख करोड़ का और विदेशी कर्जा 20 लाख करोड़ का, यहां कांग्रेस हमें ले गई। निवेश कम हुआ है। Unless investment grows, no country can grow. It was 36% during our time, now it is 30%. So investment going down, industrial production going down, and what is increasing? महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये कांग्रेस ने करके दिखाया है। इसका पूरा विवरण प्रस्ताव में है। मैं तो सबको ये भी अपील करूंगा कि ये प्रस्ताव ले जाकर अपनी अपनी भाषाओं में उस मुद्दों के आधार पर लोगों की भाषा में उसको समझाने के लिए आप पुस्तिकाएं भी तैयार करिए। ये महंगाई के संकट को हमें समझना पड़ेगा। आसमान छू रही है, घर का बजट ध्वस्त है, ये तो सबको समझता है। अपने घर में काम करने वाली नौकरानी हो या अपने साथ ऑफिस के लोग हो या अपने बिजनेस के मजदूर हो, उनकी हालत इतनी खस्ता है। हर एक के जबान पर एक ही मुद्दा है, महंगाई। उससे असली वेतन घटता है। अगर किसी को 5,000 रुपए तनख्वाह है, उसमें जितने चीजें दिसंबर में आ रही थी उतनी चीजें अब मार्च में नहीं आती है, तो असली वेतन घटता है, जीवन यापन पर विपरीत परिणाम होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स from the poor sections to the non-poor sections of the society. Inflation is that process which really transfers real assets. यह विषमता बढ़ाने वाली एक प्रक्रिया है। और यह क्यों हुआ? सरकार के पास अनाज बहुत है। अटल जी के समय हम और देश की जरूरत भी उतनी है कि 300 लाख टन अनाज, गेहूं और चावल गोडाउन में रखना चाहिए, तो कभी सूखा आए, कभी एक साल बारिश ना आए और कुछ गड़बड़ी हो तो पीडीएस के द्वारा लोगों को खिलाया जा सकता है। 300 लाख टन बहुत है। लेकिन इस सरकार ने 700 लाख टन अनाज वहां रखा है अपने गोडाउन्स में। अटल जी क्या करते थे? अटल जी ये करते थे कि जब कभी महंगाई की थोड़ी दर बढ़ने लगती थी, तब वो गोडाउन में जो अनाज का भंडार है उसमें से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख टन लाकर वो बाजार में लाते थे, कीमतें घटती थी। और आपको याद होगा, हमारे समय राशन की दुकान के भाव और बाजार के भाव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। यह अटल जी ने करके दिखाया था, यह हमारा गौरव है। लेकिन यह सरकार ऐसी है कि अब राशन के भाव, राशन पे तो पहले मिलता ही नहीं, और जो उसके दर है लिखे हुए उससे बाजार में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने अनाज गोडाउन में भर के रखा है, बाजार में नहीं ला रहे, और सड़ने के लिए रखा है, सड़ने के लिए। और सड़ने के कारण क्या हुआ है? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़ने मत दो, गरीबों को बांटो, मुफ्त में बांटो। हमने शरद पवार को पूछा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हम नहीं बांटेंगे। यह देश के माल नरिशमेंट की चर्चा होती है, कुपोषण की चर्चा होती है। द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू फीड द हंग्री, इट इज नॉट रेडी टू फीड द माल नरिश चिल्ड्रन इन मिलियंस, बट द गवर्नमेंट वो सड़ने देती है, क्योंकि सड़ने के बाद वो एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश में जाकर पशुओं को खाद्य मिले, इसकी चिंता भारत सरकार करती है, भारत के नागरिकों को नहीं खिलाती। ये हमने सत्य उसमें रखा है। और दारू के लिए दे रही है। यह सरकार की जनता द्रोही नीति का दूसरा कोई पर्दाफाश नहीं हो सकता। यू आर अलाउिंग द फूड टू रस्ट, you are allowing food grains to rust in godowns, and after rusting and they are wasted, you are exporting them for feeding the cattle in foreign lands. And more than that, you are allowing it
ये हो रहा है और इसके लिए हम उनकी आलोचना करते हैं। और खुद सरकारी इसमें राहत देने के बजाय सरकारी खुद सबके दाम बढ़ा रही, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, पानी, तेल, रेल, यातायात, हर चीज के दाम वो बढ़ा रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये जो दर बढ़ाए हैं सरकार ने वापस लो, डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, रेल के, बिजली के, सब वापस लो, लोगों को राहत दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। अगर आपसे नहीं होता, जनता आ रही है, क्योंकि जनता ने देखा है जब जब कांग्रेस की सरकार है तब महंगाई बढ़ती है, जब बीजेपी की सरकार आती है महंगाई से राहत मिलती है। यह लोगों का अनुभव है। दूसरी बड़ी बात इसमें है किसान की। मैं दो ही मुद्दों को रखूंगा। किसान आज बड़े परेशानी में है। कांग्रेस की यह भी एक पहचान है, मजदूर और किसान दोनों परेशान, और इसलिए लाभकारी मूल्य की लड़ाई है। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने एमएसपी बढ़ाई, एनडीए के समय क्या एमएसपी था, अरे हमने तो एमएसपी कहां से कहां ले गए, झूठ है। आप एमएसपी के आंकड़े बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है, लागत का खर्चा कितना बढ़ा है। डीजल के दाम बढ़े, फर्टिलाइजर के दाम में तो आग लगी एनबीएस पॉलिसी के कारण, खाद के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, पानी के दाम बढ़े, बीज के दाम बढ़े और दवाओं के दाम बढ़े। खर्चा इतना बढ़ गया कि किसान को जो एमएसपी मिलता था पहले उसमें कुछ अंतर होता था, और एमएसपी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा अंतर था, वही थोड़ा सा मुनाफा था। लेकिन आज वो अंतर समाप्त हो गया है। जो पहले 30% का डिफरेंस था वो पिछले साल 20% और इस साल 10% तक आ गया। तो किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, और इसलिए किसान को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हमने मांग की है कि स्वामीनाथन कमीशन, जो राजनाथ जी जब अध्यक्ष थे तब मंत्री थे, तब उन्होंने नियुक्त किया था, तो स्वामीनाथन कमीशन ने एक सूत्र बताया है, लाभकारी मूल्य क्या हो। लाभकारी मूल्य वही होगा जो लागत के खर्चे पर 50% अधिक देगा, वो लाभकारी मूल्य होगा। ये वो फॉर्मूला है और उसी की अमल की हम मांग कर रहे हैं, और इसलिए ये हम मांग कर रहे हैं। आज जैसा मैंने कहा, सूखा और ओले का भी संकट है। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा जिले हैं जहां सूखे का सामना हो रहा है, पानी की किल्लत है, गाय और भैंसों को देने के लिए पानी नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पे उनके कैटल कैंप्स लगाने पड़ रहे हैं, किसान बहुत दिक्कत में है। और नॉर्थ इंडिया में ठंड ज्यादा दिन चली, ओले हुए, बर्फ गिरी, और उसके कारण भी किसान की तैयार खेती पर भी कुप्रभाव हुआ, और इसलिए किसान आज दोनों तरफ से संकट में है। और इसलिए उसका जो कर्जा है वो माफ, इस साल का जो फसल के लिए लिया हुआ कर्जा है, जो सूखाग्रस्त है, जो ओलाग्रस्त है, उन किसानों का ऋण माफ होना चाहिए। और जो ऋण माफी की योजना में बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें जिन पात्र किसानों को नहीं मिला है उनका भी ऋण माफ होना चाहिए। दैट वी हैव सेड। और इसलिए मजदूरों ने भी 20 और 21 तारीख को देश भर में स्ट्राइक किया। 3-4 करोड़ मजदूर उसमें शामिल हुए। और क्या चाहिए उनको? महंगाई से राहत चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, काम का अधिकार चाहिए, वेतन ठीक मिलना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा चाहिए। और इन मुद्दों को हमने उसमें रखा है। अंत में एक ही बात कहूंगा कि जो हमारे राज्य है भारतीय जनता पार्टी की, क्यों हमें गर्व है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई कि कृषि का उत्पादन 3.5% से बढ़ रहा है। He patted the UPA government
for the progress made in agriculture production, and now the rate of growth of agriculture production is 3.5%, 3.5%. उसके लिए राष्ट्रपति बधाई दे। राष्ट्रपति महोदय और कांग्रेस के नेताओं, समझ लो, आज अगर आप 3.5% पे आपकी पीठ थिपथिपा रहे हो तो उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के राज्यों में ये 8% से लेकर 18% तक की कृषि उत्पादन में दर बढ़ता है, इसलिए यह संभव है। मध्य प्रदेश में 18% और गुजरात में 10% से ज्यादा 10 साल लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले, यानी पहले सुनील गावस्कर थे, अब सचिन तेंदुलकर है। कृषि उत्पादन ने नरेंद्र मोदी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए 10 साल। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों ने किया है, उसके आधार पर आज कुछ भारत कह सकता है, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। एक दूसरा भी आंकड़ा याद रखिए और लोगों को बताइए। आज भारत का 5% या 4.5% विकास दर है, लेकिन वो भी इसलिए संभव है, केवल कांग्रेस के राज्य होते सभी जगह तो अपना विकास 2-3% पे आ जाता, लेकिन आज अगर 5% का विकास दर इस साल हुआ है तो उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन लगभग 10% से ज्यादा दर से विकास कर रहे, उसके कारण यह हो रहा है। लोगों को यह फर्क दिखाना चाहिए, लोगों को यह बातें बतानी चाहिए। इसमें बजट पर भी बात है, मैं आज करूंगा नहीं। बहुत सारे दूसरे भी मुद्दे हैं, वो पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, चर्चा के लिए है, लोगों तक ले जाने के लिए है। ये काम आप करेंगे और प्रस्ताव को पास करेंगे। यही कहकर मैं बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।